सो हाय एवरीवन, आज बॉडी बनाई जाएगी। भैया ये क्या कर रहे हो? मतलब बॉडी बनाना आज सिखाओगे क्या आज की क्लास में? अरे नहीं नहीं, ये देखो, ये एक रॉड, क्या है ये? रॉड, आयरन रॉड। अब आपको दिख रहा होगा, शायद कैमरे में विजिबल हो या ना हो, इस रॉड के यहाँ पर ब्लैक ब्लैक से सरफेस आ रखा है, ब्लैकिश ब्राउनिश सरफेस। ये क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि ये आयरन था और काफी टाइम से ये मॉइस्चर के अंदर रखा गया था, उस वजह से इसमें क्या हो गया? रस्टिंग हो गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। उससे पहले इसको नीचे रख देता हूं भाई, बहुत भारी है ना, तुम हाथ पैर टुटवाओगे मेरे आज, है ना। तो देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेटल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल, फिजिकल, हर एक। फिर उसके बाद नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे, और बहुत अलग अलग चीजें जो भी आपके सिलेबस के अंदर है उस हर एक पॉइंट को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है? एक बार लाइक करते चलना जल्दी से। मैं एक बार लाइक का रेशियो देख लेता हूं, है ना। अरे भाई लाइक करो यार, जल्दी फटाफट लाइक करते चलना है, रुकना नहीं होता, लाइक करते चलना होता है हमको। अब देखो, मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या कवर करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर कवर करेंगे। जो जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम कवर करने वाले हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, एसएससी बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो आप जिसमें एनसीईआरटी फॉलो होती है, ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपका ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, ठीक है। और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को पढ़ेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन लोग को समझ नहीं आते, और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, इससे पहले आपने एसिड बेस वाला जो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है, कि आपने वो देखा है? प्लीज अगर नहीं देखा है उस चैप्टर को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर का बहुत कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है। तो एसिड बेस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको ऑलरेडी वन शॉट के अंदर करा रखा है। और वन शॉट से मेरा मतलब है पूरा चैप्टर। यहां पर छोटी छोटी चीजें नहीं होती कि आधा पढ़ा दिया आधा बाद में पढ़ाएंगे, ना ना ना, हम पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं एक बारी में, ठीक है। जो नहीं जानते, मेरा नाम है प्रशांत, आई एम ए मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आप जैसे 10वीं के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फ्री में पढ़ाते हैं हम। यूट्यूब के ऊपर आकर फ्री में स्ट्रैटेजीज देते हैं, फ्री में नोट्स देते हैं, सब कुछ हम फ्री में देते हैं। आपको क्या करना है, इस लेक्चर के नोट्स के लिए आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बुकलेट मिलेगी, जो कि हमने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमने एक और बुकलेट बनाई है, जो कि है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट। क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट, उसके अंदर असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस वो भी चैप्टर वाइज आपको मिल रहे होते हैं। तो कृपया करके ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। हम यहाँ पर कोई भी चीज बेचने नहीं आते कि 500 में ले लो, 1000 में ले लो, 10,000 में ले लो, नहीं। हमारा एक मोटिव है कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को फ्री में करा पाए, और जब तक हम करवा सकते हैं हम करेंगे। एंड हमारी पूरी टीम इसी गोल के प्रति आगे भाग रही है, ठीक है। तो आप मेरे को अभी तक जान गए होंगे, एंड आपने काफी सारी मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, वन शॉट में खत्म करेंगे। बट जैसा कि हमारा एक रूटीन है, हमारा एक रिचुअल है, क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, भैया जोश मीटर कितना है? 100 में से जोश मीटर अपना एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लेता हूँ कमेंट। कमेंट कर दो भाई, कितना है, कितना है? चैट्स चल रही है, उसके अंदर कमेंट कर दो। हाँ भैया 100 है, 150, 200 कितना है ये बताओ। 100 से कम तो किसी का होगा ही नहीं। और ये जो जोश है ये एंड तक इतना ही बना रहना चाहिए, और आज ऐसे पढ़ेंगे कि ये एंड तक ऐसे ही बना रहेगा। देख यार मेरे मित्र, अगर तू अपने गोल के प्रति थोड़ा सा भी सीरियस है ना, आज इस वीडियो को देख ले, मैं तुझे गारंटी से बता रहा हूँ, ये चैप्टर तेरी जिंदगी में कभी रुकेगा नहीं, तेरे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस जितना मैं बोल रहा हूं उन चीजों को नोट करते रहना, हैंड रिटन नोट्स खुद के बना रहे होगे साथ साथ में। चलो तो लेट अस स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। एक दो चीजों से मैं आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं, मैटर एंड मटेरियल से। देखो इसका जो बेस है ना वो मैटर एंड मटेरियल से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा अपनी 9वीं के अंदर, जहां पर आप पढ़ रहे थे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है ना। वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो उसी से रिलेशन है। कैसे रिलेशन है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखो हमने पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, प्योर और इम्प्योर, ये सबने पढ़ रखा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था 9वीं कक्षा के अंदर, जब हम छोटे छोटे विद्यार्थी थे। हम आए थे 8th क्लास से सपना लेकर कि भैया 9th फोड़ देंगे, बट भैया 9th तो इतनी मुश्किल निकली कि भैया दिमाग तो खराब हो गया। बट कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। जो 10th क्लास है वो उतनी ही ज्यादा आसान होगी जितनी 9th डिफिकल्ट होती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 9th और 11th दो ऐसी क्लास होती हैं जो कि वन ऑफ द टफेस्ट क्लास होती हैं। तो
तो टेंशन की बात नहीं है, 9th में कितना भी स्कोर आया हुआ, इस साल आपकी लाइफ का सबसे अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो हमें पता है मैटर दो टाइप के होते हैं, किसके, प्योर और इम्प्योर। ये हमें आइडिया है ना। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। अरे भैया प्योर क्या होता है? अरे प्योर वो होता है मेड ऑफ सेम पार्टिकल्स। मतलब अगर दो सेम पार्टिकल्स, मान लो दो जुड़वा भाई जो हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं भैया ये तो प्योर है। और इम्प्योर क्या होता है? दो अलग अलग स्टूडेंट्स, एक है राम एक है श्याम, दोनों अलग अलग हैं, क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर। आगे बात करते हैं। देखो अब जो प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट और कंपाउंड। आपको ये भी बता रखा है एलिमेंट क्या होता है ना, सिंगल टाइप पार्टिकल। कंपाउंड क्या होता है? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, वो कंपाउंड बनाते हैं। अब जो एलिमेंट होते हैं ना, वो भी तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं इन दो चीजों के बारे में, मेटल और नॉन मेटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेटल और नॉन मेटल, हमारा पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये जो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसके बारे में बात नहीं करनी, हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं है। हम केवल इन दो के बारे में आज बात करेंगे। एंड मैं आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ तुम्हें, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तुम सुनते रहे ना, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक पॉइंट को ढंग से सुन लेना, क्योंकि अगर आपने ढंग से सुन लिया ना तो मजे आ जाएंगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। अब देखो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है ना, तो आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल पूरी आनी चाहिए फिर ये आपका हो पाएगा, ना ना ना, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यार आपको पता होना चाहिए मेटल कौन कौन से होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अच्छे अच्छे मेटल्स का, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको नॉन मेटल्स के भी नाम पता होने चाहिए। उसके अलावा एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बात करी थी कौन से चैप्टर के अंदर, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी, ध्यान से सुनना मेरे मित्र, मैंने आपको एक लाइन बोली थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स ड्यू टू क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। याद आ गया? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। बट भैया रिएक्टिविटी पता कैसे चलती है? तो उसकी एक प्री डिफाइंड सीरीज है। भैया कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ। देखो बात क्या है ना, ये तुम हो, ये तुम हो, है ना, ये तुम्हारा एक मित्र है, और ये आपके मित्र की महबूबा है ना, इन दोनों का एक जोड़ा बना हुआ है ना। थोड़ा सा लेम एग्जांपल ले रहा हूं, बट दिल में मत लगाना, ठीक है। तुम्हारी इसमें बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारे मित्र की बेइज्जती होगी। अब देखो तुम जो हो ना, तुम अपने मित्र से ज्यादा स्मार्ट हो, है ना, तो इसकी जो महबूबा है इसको छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाती है। अरे यार एक मिनट जरा, ये क्या हो गया? हाँ अब आ जाओ। अब ये जो महबूबा है ये इधर आ जाती है, आपके पास आ जाती है। अब क्या हुआ? आप दोनों की बॉन्डिंग बन गई। तो ये क्या होता था? ये सेम होता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, यही होता था ना। याद आ गया? अब तो भैया याद आ गया, मस्त तरीके से समझा दिया। अब देखो ये हुआ क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा स्मार्ट थे, है ना। वैसे रियल लाइफ में अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होते तो तुम्हारे पास आ जाती, बट ठीक है ना, तुम ज्यादा स्मार्ट थे। सिमिलरली एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, और वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज, जो आज मैं तुम्हें याद करा दूंगा। आज के बाद तुम्हें उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस्ट तरीके से तुम्हें मैं याद करा के आज भेजने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल्स। ठीक है, अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक जो डेफिनेशन है ना, वो तुम्हें आनी चाहिए। क्योंकि देखो डेफिनेशन तो एक ऐसी चीज है जो कि एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, कभी भी। बेसिक से बोल देंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, क्या पता 2 नंबर का सवाल आ जाए, आ सकता है ना, पॉसिबल है ना। तो डेफिनेशन तो आनी चाहिए। देखो मेटल्स की क्या डेफिनेशन होती है? मेटल आर दी सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये डेफिनेशन ज्यादातर आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, बट ये एक्यूरेट डेफिनेशन है। देखना, मेटल्स आर दैट सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को घोट के पी जाओ, इस लाइन को घोट के पी जाओ, और इसके आगे एक वर्ड और जोड़ देना, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्शन सबको पता है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, कि भाई मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहां पर कंडक्शन वाला भी लिख देना, ठीक है भाई, कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई समस्या है तो एक बार बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है ना, बहुत, ये बहुत सिंपल सा है भैया। अब आपको पता है कि यार ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अभी क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डोनेट करते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये वही चीज है यार, अगर आप किसी को भी कुछ भी चीज डोनेट करते हो ना, तो आपकी लाइफ में ना उस डोनेशन से एक पॉजिटिविटी आती है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डोनेट करते हैं ना, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे हम इसको। तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव इन नेचर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स। अब देखो, हम अगर मेटल्स की डेफिनेशन समझ गए, तो क्या मैं नॉन मेटल्स की नहीं समझ पाऊंगा क्या? बेवकूफ थोड़ी ना हूं, गधा थोड़ी ना हूं। अरे ये तो भैया बहुत सिंपल है। देखो क्या है, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसका एक बहुत सिंपल सी चीज है कि वो जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मुझे दो भाई, आने दो, हम फर्स्ट वाला, मुझे आने दो। तो क्या करेगा? नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो सिंपल सी बात है, नॉन मेटल वो चीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को ले रहे होते हैं, एंड नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या यहां तक क्लियर है? अब एक बहुत अच्छा सवाल उठ के आया मेरे एक प्रिय मित्र का। उसने मुझसे बोला कि भाई एक बात बता यार, मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उसको एक बहुत छोटा सा जवाब दिया। मैंने उससे कहा, तूने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ पढ़ा था? कहता है हाँ कुछ तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसने जवाब दिया, या तो 1 होते हैं, या तो 2 होते हैं, या तो 3 होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बात सही तेरी, ये मेटल के लिए लिख देता हूं। और नॉन मेटल के लिए? तो उसने बोला यार नॉन मेटल के लिए या तो 5 होते हैं, या तो 6 होते हैं, तो 7 होते हैं, यही होता है। हाँ, मैंने कहा यार, उसने कहा बात तो एकदम सही कह रहा है। तो मैंने कहा अब एक बात बता, अगर उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, उसको मतलब अपनी शेल पूरी करनी है, तो क्या मेरा मेटल 7 और इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इजीली? तो ऑब्वियसली बात है ना, 7 इलेक्ट्रॉन मांगना तो बहुत मुश्किल है ना, इतनी आसानी से उधार तो मिलता नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन उससे बढ़िया दे देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और नॉन मेटल का जो केस है उसके अंदर 5, 6, 7 है। तो उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल या तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, 1, 2, 3 मांग लेगा और उसका पूरा कर लेगा ऑक्टेट। इस वजह से आपके जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल लेते हैं। समझ गए? क्या चीज क्लियर है? क्यों होता है? इसकी वजह से। ऐसे समझाया ना कि भाई आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने होते हैं, एंड ऑब्वियसली बात है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये दे देते हैं, ये ले लेते हैं, बस इतना सा है ना। नॉन मेटल के एग्जांपल आप सभी को पता ही होगा, सल्फर हमने पढ़ा है, कार्बन हमने पढ़ा है, उसके अलावा क्या है, सिलिकॉन हमने पढ़ा है। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप सभी को पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां लिख रहा हूं मेटल और यहां लिख रहा हूं। अब मेरे साथ उत्तर देते चलना चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है? ये चीज एकदम क्लियर रखना। 1 मिनट, जरा मैं चैट सेक्शन को एक्टिव कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। चलो अब मेरे साथ उत्तर देते चलो। अब देखो, पहला सवाल, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा ज्यादा करता है? क्या मेटल कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल कंडक्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, आप इजीली लिखोगे कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। अब तुम पूछोगे भैया एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन एक बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है? आपका एक ग्रुप होता है ना, जैसे मान लो एक बैक बेंचर्स का ग्रुप है जो कि क्लास के पीछे बैठते हैं, जो नहीं पढ़ते, बट उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है जो कि बैक बेंच पे तो बैठता है बट अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर ले आता है। होता है ना एक, हाँ होता है ना एक। तो वही वही क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। कि भाई वो कैटेगरी तो नॉन मेटल में आ रहा है, बट वो जो फीचर्स दिखाता है ना, वो फीचर्स होते हैं मेटल वाले, है ना। वो आपने वो सुना होगा ना, क्या बोलते हैं, जब आपने रामायण की कहानी सुनी हो, तो आपने एक विभीषण का कैरेक्टर सुना होगा कि भाई वो था तो रावण का भाई, बट उसने साथ किसका दिया था? साथ दिया था राम भगवान का। तो क्या हुआ कि भाई किसी और चीज में हो बट उस चीज के एक्सेप्शन हो, उस कम्युनिटी के एक्सेप्शन हो, वही होता है हमारा एक्सेप्शन। अब देखो ये बताओ कि कौन सा एक्सेप्शन नॉन मेटल के अंदर है जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा यार गला खराब है, क्योंकि आप सभी को पता ही है, तो थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है, तो आप लोग भी ध्यान रखना यार, है ना, बीमार वगैरह मत होना इस मौसम के अंदर। और पहले आंसर बताओ जल्दी से।
वेट कर रहा हूँ भाई मैं चैट सेक्शन में, कौन लिख रहा है सबसे पहले देखते हैं। अरे जल्दी लिख दो यार, जल्दी लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल सही, अरे बच्चों को तो बहुत अच्छा पता है। नॉन मेटल का जो एक्सेप्शन है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट कर देता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है भैया, ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन। इस चीज को हमें याद रखना है, नॉन मेटल्स का एक्सेप्शन है ग्रेफाइट कंडक्शन के अंदर। सेकंड चीज डक्टल, सॉरी क्या कर रहे थे, मेलेबिलिटी के बारे में बात करो और बात करो डक्टिलिटी के बारे में। अब एक चीज बताओ, ये दो शब्द हैं, इन दो शब्द का मतलब क्या होता है, एक है डक्टिलिटी और एक है मेलेबिलिटी। बहुत अजीब से शब्द है, पहली बार शायद कुछ बच्चे सुन रहे होंगे इनका मतलब क्या होता है। तो वो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा इमेजिन करना है आपको। डक्टिलिटी का मतलब होता है अगर मैं एक एलिमेंट को लूं और उस एलिमेंट को थिन वायर में बदलूं, थिन वायर में बदलूं, एक एलिमेंट को पकड़ूं और उसको थिन वायर में बदलूं इस पेन की तरह, तो वो क्या होगा, वो होगी उसकी डक्टिलिटी, की एबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। लिख लो, नोटबुक में लिख लो, एबिलिटी ऑफ अ एलिमेंट टू कन्वर्टेड इनटू अ थिन वायर। एक थिन वायर में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है वो एबिलिटी कि एक एलिमेंट को पकड़ूं और उसको थिन शीट के अंदर कन्वर्ट करूं। शीट क्या होती है, थिन शीट। देखिए आपने आपके घरों के अंदर वो थिन शीट लगती है, एल्यूमिनियम की थिन शीट लगती है, देखी होगी, तो वो थिन शीट, वो होती है मेलेबिलिटी। तो आप सभी को पता है कि यार जो हमारे जो मेटल्स होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। कभी आपने देखा है कि कार्बन के छोटे छोटे वायर बना रखे हो, नहीं बनते ना। तो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं होते। सिमिलरली मेलेबिलिटी, आपने देखा होगा आयरन कॉपर की वो शीट्स होती हैं, बट क्या आपने कभी किसी और नॉन मेटल की देखी है, नाइट्रोजन की कभी शीट देखी है, नहीं देखी, तो मतलब ये नहीं होता। ठीक, क्या चीज यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, जल्दी पूछते चलो यार, जल्दी से पूछते चलो। बहुत बढ़िया, तीसरा पॉइंट लस्ट। देखो लस्टर क्या होता है, चमक, चमक, वो जो शाइनिंगनेस होती है ना, आपने देखा होगा, आप अगर कोई एलिमेंट की बात करो, एल्यूमिनियम बहुत शाइन होता है, बहुत शाइन, सिल्वर बहुत शाइन करता है, गोल्ड बहुत शाइन करता है ना, तो वो क्या होती है उसकी लस्टर। अब आप सभी को पता है मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, तो इसके आगे टिक लगा देंगे, जबकि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर एक विभीषण है, कौन है भैया, वो है हमारा डायमंड। डायमंड, डायमंड आप सभी को पता है कितना चमकता है, डायमंड के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, है ना, डायमंड बहुत महंगा भी आता है, तो आप सभी को तो पता ही है। आगे बात करते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, सोनोरिटी क्या होती है, वो देखिए मंदिर गए हो, मंदिर में घंटी होती है, टन 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 आवाज आती है, वो होती है सोनोरिटी, वो एक मेटेलिक साउंड, वो जो एक मेटेलिक साउंड होता है उसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। वो वाला जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। तो आप सभी को पता है कि यार मेटेलिक साउंड जो होता है वो मेटल से आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो आएगी, बट इसमें आवाज नहीं आती। ठीक है, आगे बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, कितना भारी है, तो आप सभी को पता है आयरन बहुत भारी होता है, जबकि नाइट्रोजन कितना हल्का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टिक, इसमें कट। आगे बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो एक चीज याद रखना, जो आपके मेटल होते हैं ना, 99% मेटल आपके सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिल रहे होंगे, सॉलिड, जबकि आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड में भी मिलेंगे, वो लिक्विड में भी मिलेंगे और वो गैस में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलता है नॉन मेटल, है ना, सबके एग्जांपल आपको पता ही है। यहां तक क्लियर है। लास्ट चीज क्या है, हार्डनेस। इसके बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है यार, इसमें क्या बात करूं, ऑब्वियस सी बात है इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इनकी हार्डनेस बहुत कम होती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, ऑब्वियस सी बात है यार, अपना डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो ये चीजें तो आपको पता ही है। अच्छा, मेटल के अंदर भी कोई एक्सेप्शन होता है क्या हार्ड का, मेटल के अंदर भी होता है क्या कोई एक्सेप्शन जो कि हार्ड ना होता हो, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या, जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या, जल्दी 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 जल्दी। अरे बहुत बढ़िया, बच्चों को तो बहुत अच्छी नॉलेज है भाई। कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम अगर आप कभी भी अपनी स्कूल की लैब के अंदर जाओ, वैसे आपको ले जाते नहीं होंगे, बहुत कम स्कूल के अंदर ही ले जाते हैं, बट अगर ले जाते हैं तो उनसे पूछना एक चीज बताओ सोडियम कहाँ है, तो वो आपको सोडियम निकाल के देंगे, और सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से काटा जा सकता है। पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से काटा जा सकता है। तो सोडियम पोटेशियम इसके क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या है, वो है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक चीज हार्ड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा,
और नॉन मेटल का बहुत कम होगा। तो इसका तो भैया बहुत ज्यादा होगा, इसका बहुत कम होगा। अच्छा, इसके अंदर भी कोई एक्सेप्शन है क्या, बताओ। इसके अंदर भी कोई एक्सेप्शन है क्या? अरे जल्दी बताओ रे, लिखते चला करो तुम, जल्दी लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा है? गैलियम। कौन सा है? गैलियम, है ना। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है जो कि गैलियम। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें ना आपको अभी याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने अभी याद नहीं करा ना कि भैया ये एक्सेप्शन कौन कौन से किस किस के क्या है, तो तुम बेटा बाद में नहीं याद कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। अभी इनको याद करते चलो। कैसे याद करना है? हमें सब कुछ पता है कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आते हैं। जैसे कि हमारा आया कंडक्शन के अंदर क्या आया? ग्रेफाइट आया। डायमंड किस में आया? लस्ट्रस में आया। उसके बाद क्या आया भैया? हार्डनेस के अंदर सोडियम पोटेशियम। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट में गैलियम। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल इन सब में हार्ड नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दो एलिमेंट होते हैं जो कि हार्ड नहीं होते, है ना। तो ये चीज आपको बेसिक सी आनी चाहिए। आगे बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, तो आप सभी को आता ही होगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता ही दिया, मेटल के अंदर कितने होते हैं और नॉन मेटल के अंदर कितने होते हैं, बताओ भाई। लिखते चलो यार, इतना टाइम नहीं लगाना होता। 1 2 3, क्या बात है भैया। 5 6 7, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर और रिसेप्टर। आपको पता है कि भैया जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? वो डोनेट करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? लेते हैं। ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। बहुत बढ़िया भैया, आगे बात करो। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो आपको एक चीज मैंने समझा दी है, अगर हम कुछ भी चीज दान करते हैं तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। सेम जब हम इलेक्ट्रॉन्स दान करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये होते हैं नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, बता दो। क्लियर है? ऑक्साइड अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ये सवाल मेरा आप सभी से, ये मैं आपको करा चुका हूं वैसे, देखता हूं तुम्हारी कितनी नॉलेज है ना। तुमको भी टेस्ट कर लिया जाए आज कि एक चीज बता मेरे मूर्ख बच्चे, ऑक्साइड कैसा होगा? अगर मैं एक मेटल ऑक्साइड बनाऊं तो क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बता बता भाई, बोल बोल बोल। अरे जब मैं एक ऑक्साइड बनाऊंगा मेटल का तो क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो सब बोलेंगे भैया याद आ गया, हमारा तो दिमाग खुल गया, आपने एसिड बेस के अंदर बताया था। एसिड बेस के अंदर बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज क्या? बेसिक इन नेचर, है ना। आ गया, याद आ गया, याद आ गया, है ना। सीयू आ गया याद। उसके अलावा नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं? CO2, यही होता है। ये क्या होते हैं? अरे वाह भैया, ये तो हमें याद है ना। अब देखो कोरोसिव कौन से होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया जब मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था, जब आपके प्रशांत भैया बॉडी बना रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ कि मेटल के अंदर तो कोरोजन हो गया, बट इसके अंदर कोरोजन नहीं होता। कोरोजन भी मैं पिछले चैप्टर के अंदर समझा चुका हूँ, कोरोजन होता क्या है। उसके अलावा क्या है? टाइप्स ऑफ आयन। तो ऑब्वियसली बात है, देखो दो टाइप के आयंस होते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होते हैं कटायंस, एक होते हैं कटायंस, और एक होते हैं बेटा अनायंस। अब ध्यान से देखते चलना मेरी बात। कटायंस वो होते हैं जिन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायंस होते हैं नेगेटिव वाले। तो एक चीज बताओ, पॉजिटिविटी किसके पास है? हाँ या ना में जवाब देगा, मेटल। और नेगेटिविटी किसके पास है? नॉन मेटल। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। तो अब तू खुद आंसर बता सकता है, खुद आंसर बता सकता है। मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायंस। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एनायंस। अरे भैया मजा आ गया, ये तो समझ आ गया। तो यहाँ लिख दो कैटायंस, वहां लिख दो एनायंस। आगे चलें, आगे चलें। अब यहां पर मैं तुम्हें एक होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क तुम्हारा ये है कि एक चीज तुम्हें बतानी है, मेटल जो होता है, मेटल क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? और नॉन मेटल क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले चैप्टर के अंदर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरी चीज को रिड्यूस कराए, उससे ऑक्सीजन ले ले। तो तुम्हें अब बताना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट में तुम सब बताओगे इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद कि मेटल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है? आयन टाइप। ये तो हमने बात कर ही लिया है ना, एनायन और वो वाला। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पूरी पढ़ ली। अब अगर कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज से सवाल आते हैं, क्या हम बता पाएंगे? हाँ भैया हम बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जिंदगी तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े, कुछ बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर रिएक्शन पढ़ ली जाए। चलो यार भैया कुछ सुंदर सुंदर रिएक्शन पढ़ लेते हैं।
है ना, कुछ प्यारी प्यारी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब ध्यान से समझना, देखो वैसे मैं रिएक्शंस पहले बता चुका हूं, बट अब एक नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आंखें और दिमाग पूरा खुला रखना, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं समझा ये चीज आप कभी नहीं समझ पाओगे, तो प्लीज फोकस रहे। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव चीज कम रिएक्टिव को खींच लेती है, जैसे कि मैंने आपको और आपके दोस्त और उनकी महबूबा का एग्जांपल देके समझाया था, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बताया था A प्लस बी है, सी ने अटैक करा, तो सी ने क्या करा, बी के साथ बॉन्ड बना लिया, और ए बेचारा जिंदगी में अकेला हो गया। ए के साथ बहुत गलत हुआ है ना, तो चैट में लिख दो क्या, ए के लिए हम शांति मांगते हैं, है ना, भगवान से दुआ करेंगे कि ए को जिंदगी में शांति मिले। चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, और इसका क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं आएगा, इसका मतलब आएगा, तो चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, देखो अब देखना, जब भी मेरा मेटल वाटर के साथ जाएगा तो वो दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड और एक बनाएगा हाइड्रोजन। बट ये रिएक्शन यहां पर खत्म नहीं होती, नहीं होती भैया। अगर वाटर एक्सेस में है, मतलब बहुत सारा वाटर है, टंकी भर के पानी डाल दिया, बहुत सारा पानी है, तो पता क्या होगा, तो होगा ये कि ये मेटल ऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और अब पता क्या होगा, अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्या होता है भैया मेटल हाइड्रोक्साइड, ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, NaOH, मतलब OH। OH जो होता है लास्ट में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, जब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी, और जब हम और पानी डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड निकलेगा और हाइड्रोजन तो निकलेगी निकलेगी। तो फाइनल रिएक्शन हमारा ये बन के आता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखकर बता रहा हूं, कि जब भी मेरा मेटल है और उसको मैंने बहुत सारा वाटर दिया, तो एक तो मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा, प्लस गैस लिबरेट होगी H2। ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसका सवाल आएगा ही आएगा, इसका सवाल आएगा ही आएगा, पहले ही बता देता हूं, प्लीज नोट कर लें। आएगा ही आएगा मतलब आएगा, पक्की बात है, और श्योर है भैया आएगा, अरे बोल दिया, चलो, है ना। क्यों आएगा अभी समझाता हूँ, सब्र रखो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, यहां तक समझ गए। ये हमारी मेटल के बारे में हमने बात करी। अब देखो मैं आपको क्यों ये रिएक्शन इतनी ज्यादा डेप्थ में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ चीजें होती हैं, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। पहले से रिएक्टिविटी सीरीज को याद करवाने से पहले आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। जैसे कि देखो, एक मिनट, कहां गया भैया, कहां गया हमारा रिएक्शन, कहां है, हाँ ये देखो, ये देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब एक मेटल जो है, जब वो हमारा वाटर के साथ आता है तो वो क्या बनाता है, OH, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाँ है ना, हाँ है ना। अब देखो कुछ मेटल के साथ ये रिएक्शन अलग होती है और कुछ मेटल के साथ ये रिएक्शन अलग होती है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव, अभी रिएक्टिविटी सीरीज याद करा दूंगा, डरना नहीं है। अगर मेरे हाई रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कि पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या होता है, वो बनाता तो KOH ही है और H2 भी रिलीज होती है, बट बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। मतलब ऐसा चांस है वो होता है धमाका, जैसे बम फोड़ दिया हो, धम करके आवाज आती है जब मेरा पोटेशियम या फिर सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, इस वजह से आप कभी भी अपनी लैब में पूछोगे ना, आपके जो लैब के जो लोग होते हैं, जो कि लैब को संभालते हैं, वो आपको बोलेंगे कभी भी सोडियम के साथ मॉइस्चर को भी अट्रैक्ट में मत आने दो, वरना धमाका हो जाएगा लैब के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। बट यहां पर एक दिक्कत है, दूसरी चीज ये है, अगर कोई भी मेटल कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम, तो पता क्या होगा, वो जो है ना, वो बनाएगा तो OH ही, और वो H2 भी रिलीज करेगा, बट हीट रिलीज नहीं होगी, हीट रिलीज नहीं होगी। याद रखना इस बात को, पहला पॉइंट इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरी चीज, मतलब तीसरी चीज, अगर और कम, अगर और कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम, जैसे कि भैया बटे रिएक्टिविटी कैसे पता कर रहे हैं अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर और कम रिएक्टिव है जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर आयरन, तो पता है क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म ही नहीं होगा, और इस वजह से इसके सवाल हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सारे एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोक्साइड ही तो फॉर्म होगा और H2 रिलीज कर देंगे, बट ये झूठ है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम और आयरन, उनका रिएक्शन जब होता है तो केवल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। देखो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, OH फॉर्म नहीं हो रहा।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, क्या हुआ है, फेरस ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो ऐसे करके हमारी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारे मेटल्स के साथ आपका जो आप सोच के चलते हो ना कि हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, इसके अंदर एक चीज और है जिसपे सवाल आता है। आपके जो मेटल होते हैं ना जो लो रिएक्टिव होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और ये आयरन, ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं केवल स्टीम के साथ, स्टीम के साथ। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे लिखकर बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि अपना Na हो गया या फिर अपना K हो गया, तो वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ, और उससे क्या बना देंगे, OH बना देंगे, OH बना देंगे। अगर आपका मीडियम रिएक्टिव है जैसे कि कैल्शियम, तो वो क्या करेगा, वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, ठीक है। और अगर आपका और कम रिएक्टिव है जैसे कि अपना Al या फिर Fe, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा दोनों से, वो केवल रिएक्ट करेगा स्टीम से, स्टीम होती है ना, स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म नहीं करेगा, हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म नहीं करेगा, केवल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। समझ गए, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वजह से मैंने आपको बोला था ना ये रिएक्शन पेपर में आएगी, वो इस वजह से आएगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के अंदर लिखी भी हुई है, बहुत सारे कोचिंग के अंदर ये चीजें नहीं बताई जाती, और इन्हीं पे सवाल आता है। तो इस चीज को याद रख लो कि कौन कौन से एलिमेंट कोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से हॉट के साथ, कौन से स्टीम के साथ, डायरेक्टली असर्शन रीजनिंग के अंदर सवाल आते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, क्योंकि भैया रिएक्टिविटी की बात करनी तो बहुत जरूरी है, आपने इतनी सारी हमें गाथाएं बता दी, रिएक्टिविटी की तो बात करो। देखो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको भैया याद कैसे करें, ऊपर के एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे के एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है, याद कैसे करें भैया, ये तो याद ही नहीं हो पाएगा, इसको कैसे याद करेंगे, चलो आपको कुछ तरीका बताओ, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, कैटरीना कैफ, हाँ, करीना कपूर, या फिर आपकी स्कूल की क्रश कौन है जिसका नाम के से शुरू होता है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो ना, लड़के लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लड़की लोग भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको याद होए। अब देखो पहली बता रहा हूँ, दिस इज टोटली मेरी इमेजिनेशन, और ये टोटली वो है, मतलब मैं आपको पढ़ाने के लिए समझा रहा हूँ, तो कोई भी इन चीजों को गलत नहीं लेगा, है ना। कभी अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया देखो क्या क्या बताते रहते हैं हमको, तो बस वो एग्जाम्पल की तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो के से है कैटरीना, है ना भैया, अरे भैया क्या बात करती, कैटरीना, कैटरीना ने सोडियम क्या है, कैटरीना ने कार मांगी, क्या मांगी, कार मांगी, भैया कैटरीना ने कार मांग ली, ये हमारे स्कूल के अंदर हमें ट्रिक बताई गई थी इसलिए बता रहा हूँ, कैटरीना ने कार मांगी, चलो भैया कोई बात नहीं, अब कार मांगी है तो दिलानी तो पड़ेगी, बट कार कौन सी मांगी, तो कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी, एल से है ऑल्टो, देख रहे हो क्या मांग रही है कैटरीना, ऑल्टो। जेडन से है क्या, जेडन से कोई गाड़ी बताओ, जेडन से कोई गाड़ी बताओ, जेन, एक बहुत पुरानी गाड़ी है जेन, ऑल्टो, जेन, और एफई से फरारी, फरारी, क्या बोल रहा हूं, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, यहां तक क्लियर है, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ठीक है भाई, उसने कार अपनी डिमांड करी, ऑल्टो मांग ली, फिर उसके बाद उसने दूसरा कौन सा मांग ली, अपनी जेन मांगी और फरारी मांगी। अब पीबी से क्या है, फिर भी एच से है हाय, फिर भी हाय, फिर भी हाय, सीयू से है क्यों, क्यों, सीयू से है क्यों, और मरकरी का जो MER है ना, मरकरी का जो MER है उससे है क्यों मिली, एजी क्या है, सिल्वर, क्यों मिली सिल्वर, और एयू क्या है, ऑडी, ऑडी गाड़ी तो सुनी होगी सबने, ऑडी गाड़ी तो सुनी होगी, तो क्या हमारी रिएक्टिविटी बन के आ गई, देखो क्यों, बहुत सिंपल तरीका है, कैटरीना को आप जानते हो, है ना। तो अब देखो यार, कैटरीना को कार लेनी थी, तो क्या करा कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है भैया, कौन सी मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ठीक है भैया, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों नहीं मिली, फिर भी है क्यों नहीं मिली, क्या क्यों मिली, सॉरी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी,
मतलब क्या हुआ कि यार उसको ये कार चाहिए थी बट उसको तो सिल्वर ऑडी गिफ्ट कर दी, तो बस एक स्टोरी है, स्टोरी समझ लेंगे। तो इस चीज को याद करो, बेस्ट तरीका याद करने का, एंड इससे आसान तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपका कोई अलग आसान तरीका है तो आप मुझे जरूर बताना, बट वन ऑफ द इजीएस्ट वे है, एक स्टोरी फॉर्मेट में हमने याद कर लिया। अब रिएक्टिविटी हम भूलेंगे नहीं, कभी भी कोई पूछे कि सबसे रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे रिएक्टिव कटरीना, अरे कटरीना नहीं पोटेशियम, है ना, ऐसे बता दें। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो सही है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब तुम्हें पता चल गया कि टॉप के रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं। अरे भाई बोल यार, टॉप के रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं? ये दोनों। उसके बाद मीडियम कौन सा है? CaMg, फिर एल्यूमिनियम Zn, फिर FePb। और जो आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं ना, जितने भी ये जो मेटल हैं जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और ये जो होते हैं ना मेजरली, ये कभी भी रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करते, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। क्या होता है? दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। मेजरली ये जितने भी होते हैं CuHg Ag Au, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो वाली रिएक्शन सबको समझ आ गई थी, अब हम अगली रिएक्शन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। पहले हमने बात करी H2O, अब हम बात करेंगे अगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा। तो देखो, ऑक्सीजन के साथ अगर तुम बोलोगे तो आराम से बात है कि यार ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये बेसिक होते हैं नेचर में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बट यहां पर भी एक विभीषण आ गया। विभीषण मतलब एक्सेप्शन आ गया, है ना। यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन का नाम है, क्या है एक्सेप्शन का नाम? एक्सेप्शन का नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है? इस राइट हैंड से दिखाता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। भैया ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल है मेरे को। देखो कैसे पॉसिबल है। जब भी मैं एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनाता हूं जो कि होती है Al2O3, आपने पढ़ा होगा Al2O3, Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। और ये सवाल आया हुआ है बोर्ड के अंदर कि वाई Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वाई, क्यों? प्रूव करो। हम नहीं मानते, बोर्ड वालों ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं मानते। अब तुम ये थोड़ी ना लिखाओगे कि भाई एम्फोटेरिक होता है तो होता है, आप मानो ना मानो, हम कैसे प्रूव करते हैं? तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने का क्या तरीका है? प्रूव करने का देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, पहले Al2O3 की रिएक्शन करा दो HCl से। HCl क्या होता है? एसिड, एसिड, एसिड होता है। जब ये रिएक्शन होगी तो दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा AlCl3 और H2O, मतलब एक बना सॉल्ट और एक बना वाटर, है ना। और आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन जब भी होता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या इससे ये प्रूव हुआ कि Al2O3 इज अ बेस? हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखो, Al2O3 की NOH से करा दो। NaOH क्या होता है? बेस। और इससे क्या बनेगा? इससे भी पहले एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब यार ये तो भैया कहानी पलट गई कि अब जब मैं बेस से रिएक्शन करा रहा हूं तो भी सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। इसका मतलब Al2O3 कैन ऑल्सो रिएक्ट एज एसिड। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो कि Al2O3 इज बोथ एसिड एंड बेस, मतलब रिएक्ट कर सकता है। एंड इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एंड ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन भूल गए तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हो, तो याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। मैं पानी पी लूं जब तक, जस्ट अ मिनट, पानी वगैरह पी लिया जाए। एक मिनट देना जस्ट मेरे को, जब तक तुम नोट डाउन करो। हाँ जी, हो गया नोट। अच्छा एक स्टोरी सुनाओ तुमको। अब कहोगे भैया पढ़ा लो यार, स्टोरी वोरी मत सुनाओ, है ना। अच्छा ये टॉपिक पढ़ाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा पता है क्या है, अभी ना मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था आपकी क्लास लेने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले। तो
वो स्टूडेंट मेरे से बोलता है कि भैया अब ना बोर्ड का एग्जाम नजदीक है, कुछ महीनों में है, एंड मेरा सिलेबस 10 से 20% हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है भैया अब ना जब मैं बोलता हूँ ना आस पड़ोस वालों से, शायद मैं अपने मतलब उनकी कोई बड़े भाई वगैरह होंगे या फिर पेरेंट्स वगैरह से, तो सब बोलते हैं कि अब 90% लाना पॉसिबल नहीं है, अब 2 महीने में 90% नहीं आएगी, अब तू ज्यादा से ज्यादा 50-60 नंबर ले आएगा बस। तो भैया अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उसको मैंने स्टोरी समझ, देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी है एक इंसान की। एक इंसान है, उसको ना डॉग्स का बहुत शौक था। तो एक वो कुत्ता लाता है, एक कुत्ते का बच्चा जो होता है ना, पपी जिसको हम बोलते हैं, वो लाता है। ध्यान से सुनना, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पपी लाता है, एंड वो जो पपी होता है ना, वो जर्मन शेफर्ड होता है। आपने देखा है, जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता होता है, अगर आपने नहीं देखा तो इंटरनेट पे सर्च करना। वो जब वो छोटा होता है ना, तो वो भेड़िया की तरह दिखता है, वुल्फ की तरह, उसके कान वगैरह ऐसे होते हैं। तो मतलब ऐसा छोटा ब्लैक कलर का बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मतलब सिमिलर टू जैसे अपना वुल्फ होता है उसकी तरह होता है जब वो छोटा होता है। तो वो लेकर आता है, बड़ा कुछ कुछ एंड बहुत महंगा होता है। तो वो मतलब मान लो वो 10,000 में खरीद के लाया वो छोटा सा बच्चा, एंड वो उसको ला रहा है अपने साथ, अपने घर ले जा रहा है। तो वहां से ना 5 लोग थे, 5 चोर, वो उसे देखते हैं एंड वो बोलते हैं यार कितना अच्छा कुत्ता है, और ये कुत्ता तो बहुत महंगा होगा, अगर हमें ये मिल जाए तो हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, मतलब उसको बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं। तो वो कहते हैं यार ऐसे तो हम ले नहीं सकते, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। तो उनमें से एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, और वो उन्हें एक ट्रिक बताता है। क्या करते हैं ना वो, जैसे वो पपी को लेकर सीधा 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 जा रहा होता है, रास्ते में जा रहा होता है, तो पहले एक बंदा आता है उन पांचों में से एक बंदा आता है रोड पे रैंडमली, और वो उससे जाकर बोलता है कि भाई साहब ये आप ये भेड़िया का बच्चा कहाँ से लाए हो, इसको तो जंगल में छोड़ के आओ, ये तो बहुत खतरनाक होता है। तो फिर वो मालिक जो है जिसके हाथ में वो था, वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो वो है, जर्मन शेफर्ड है। तो वो आदमी जो चोर था वो हंस के उसमें चला जाता है। फिर वो सोचता है कि यार क्या पागल आदमी था, हंस के चला गया, ये तो जर्मन शेफर्ड है। फिर वो आगे चलता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आता है, और दूसरा बंदा आता है, और फिर दूसरा बंदा देखता है कि उसके उसकी तरफ, और बोलता है कि अरे खुलेआम तुम भेड़िया लेके घूम रहे हो, अरे ऐसा मत करो, इसको तो जंगल में छोड़ के आओ। तो वो कहता है अरे भाई साहब आपको दिख नहीं रहा, ये तो जर्मन शेफर्ड है यार, कैसी बात कर रहे हो। तो वो कहता है अरे कहाँ जर्मन शेफर्ड है, थोड़ा बहुत उनकी बहस होती है एंड वो चोर दूसरा चला जाता है। अब वो आदमी थोड़ा सा डाउट करने लगता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, और सेम चीज बोलते हैं। एंड अब उसका जो डाउट है ना, वो उसका डाउट रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है, उसे सही में लगने लगता है कि ये जर्मन शेफर्ड नहीं है, मैं तो भाई गलत लिया है, मेरे साथ तो किसी ने स्कैम कर दिया। अब क्या होता है कि अब वो पांचवा आता है, मास्टरमाइंड, वो आता है और वो बोलता है भाई साहब ये आप भेड़िया का बच्चा लेके कैसे घूम रहे हो, ये सब मत करो, ये तो खा जाएगा आपको थोड़ा सा बड़ा होते ही। तब वो आदमी डरता है, वो कहता है कि यार मैं तो, अपनी कहानी बताता है, मैं तो यार जर्मन शेफर्ड लेने गया था, शायद उसने मुझसे झूठ बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो फिर वो चोर कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे को दे दो ये, मैं इसको जंगल में छोड़ के आऊंगा, मेरे जान पहचान में है जो कि इसको वहां पर छोड़ के आ सकते हैं। तो वो कहता है कि पक्का आप इसको छोड़िया होगा जंगल में, कहता है हाँ हाँ मैं छोड़िया होगा, मुझे दे दो, आप टेंशन मत लो। तो वो उसको दे देता है, और वो उसको लेके चला जाता है। इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो पर्सपेक्टिव है ना सोसाइटी का, वो हमारे माइंड सेट को बदल सकता है। वो आदमी सही था, वो आदमी सही था, बट अगर वो उन 5 लोगों की बात नहीं सुनता तो क्या उसके साथ कुछ होता, नहीं होता। वो जर्मन शेफर्ड था, बट उसको सोसाइटी मतलब उन 5 लोगों ने उसको प्रेशराइज करा, और उससे ऐसा लगने लगा कि ये कुत्ता नहीं है, जर्मन शेफर्ड नहीं है, ये तो भेड़िया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोसाइटी ने उससे बोला। सेम कंडीशन तुम्हारी है। आजकल तुमको अगल बगल वाला आके कह जाता है कि भाई ये किताब नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा बोर्ड में, ये नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा बोर्ड में। तुम्हें कोई सीनियर आकर बोल गया कि भाई 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर बोर्ड होगा। तो ये सब लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुमको बहका रहे हैं। जिस दिन उस आदमी ने अगर इन 5 लोगों की बात बिना सुने सीधा गया होता, तो क्या कुछ होता, नहीं होता। तुम्हें भी ज्यादा लोगों की बात नहीं सुननी, बस खुद पे भरोसा रखना है, जो मेरा डिसीजन है, जो मैं कर रहा हूं वो एकदम सही है। खुद पे भरोसा रखना है और खुद से पॉजिटिव रहना है कि यार बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस बाकी देखा जाएगा, बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी। जिस दिन तुमने थॉट बना लिया ना अपनी लाइफ में, बस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो तो छोटी स्टोरी थी, वापस से आते हैं ना बैक टू दी पढ़ाई। अब देखो अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होती है जो एसिड बहुत मतलब कम कंसंट्रेटेड होती है, एसिड बेस के अंदर, ये भी मैं बता चुका हूं। अब देखो
अगर कोई भी मेटल मेरा डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि एक एसिड ऐसी होती है जो कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज ही नहीं होने देती। कौन सी एसिड है? वो एसिड है कौन सी? HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड याद रखना, जब भी मेरा मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, HNO3 से रिएक्ट करता है, तो वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला पॉइंट याद है। बट अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। तो भाई HNO3 के पास आए दो मेटल, दो भाई बहन आए। कौन कौन भाई बहन थे? देखो, एक भाई का नाम था मैग्नीशियम Mg और एक भाई का नाम था मैग्नीस Mn। ये दो भाई लोग आए और इन भाई लोग ने बोला कि भाई मैंने सुना है कि तुम H2 रिलीज नहीं करते। HNO3 ने कहा हाँ नहीं करता, तो क्या हो गया? तो इन दोनों ने रिएक्शन करा और HNO3 से H2 गैस रिलीज करवाई। इसका मतलब HNO3 किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ H2 गैस रिलीज नहीं करता, बट केवल इन दो के साथ, मैग्नीशियम और मैग्नीस, इनके साथ वो H2 गैस रिलीज करता है। क्या ये चीज क्लियर है? किसी कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? ठीक है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखो, मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। इसका मतलब वो जो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, कैटरीना वाली, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे जो कि हाइड्रोजन से अबव थे, केवल वही मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं। मतलब ये वाली रिएक्शन कर सकते हैं। जितने भी मेटल थे जो हाइड्रोजन से नीचे थे, तो एंडिंग में थे, जैसे कि अपना गोल्ड था, अपना सिल्वर था, वो सारे जो एलिमेंट्स थे वो अपने हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकते। इस बात को आपको नोट रखना है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और रिएक्शन बची है, वो रिएक्शन है मेटल और नॉन मेटल की। अगर एक मेटल उठाऊं, एक नॉन मेटल उठाऊं, तो क्या करते हैं? आपके घर में नमक है? नमक, वो क्या होता है? वो क्या होता है? NaCl। आपको पता है NaCl क्या है? Na है एक मेटल, ये मेटल, और ये है नॉन मेटल, ये है नॉन। तो जब भी एक मेटल और नॉन मेटल दोनों के आपसी में संबंध बनते हैं, तो उस संबंध को हम नाम देते हैं क्या? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इस चीज को नोट डाउन कर लो कि जब भी हमारे एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों की आपसी संबंध बनते हैं, तो उस संबंध को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चीज क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? अब आपके एग्जाम के अंदर क्या सवाल आ सकता है? आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड। वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रॉपर्टीज जो होती हैं आयोनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड की, अच्छा सॉरी मैंने कोवलेंट बोल दिया, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी, इधर से हटाना, इसको बोलना आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट में तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जस्ट अ मिनट, इसको बोलना आयोनिक। माफी चाहूंगा, गलती जल्दबाजी में हमारे मुंह से कोवलेंट निकल गया, बट दैट इज आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन के यहां पर देखो शेयरिंग हो रही है। आप देख सकते हो कि यार देखो, ये Na था, ये Cl था। अब देखो Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से हटके इधर चला गया, वो क्या हुआ? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। कोवलेंट शायद आपके अभी चैप्टर में आएगा नहीं, अगले चैप्टर में आएगा जब हम कार्बन पढ़ रहे होंगे। कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर पेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो याद रखना आयोनिक कंपाउंड होता है, और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो ये है। ठीक है। अब देखो, इनको पढ़ के समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल नेचर। देखो, जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी लिखनी है ना, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दूं, ध्यान से समझना और अपने पास तक रखना इस ट्रिक को। देखो, जब भी आपको किसी भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिखनी है, तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? सॉल्ट, NaCl, उसको इमेजिन कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्ट कैसा होता है? क्या सॉल्ट लिक्विड में होता है? नहीं, सॉल्ट किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो आप सबको पता है आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि यार जो सॉल्ट होता है उसका मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो आपको पता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? नमक को पानी में घोलोगे तो मिल जाएगा, बट नमक को किसी और सब्सटेंस में घोलोगे तो शायद ना मिले। तो इसका मतलब क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड
क्या है, सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल इनसॉल्युबल। मतलब देखो पानी के अंदर सॉल्युबल है, बट अगर कुछ अलग सॉल्वेंट है जैसे कि अपना केरोसिन, पेट्रोल, इनके अंदर नमक नहीं मिलता, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब सभी को पता है कि अगर सॉलिड नमक है, सॉलिड नमक, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, बट अगर उस नमक को मैं पानी में मिला दूं तो वो जो पानी है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। होता ही नहीं होता, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कभी भी अपने आयोनिक कंपाउंड को पानी में मिलाऊंगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट यहां तक किसी भी पॉइंट में, कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, वरना हम बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे। चलो अब बात करने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अकरेंस ऑफ मेटल के बहुत बार सवाल आते हैं, एंड ये चीजें वो हैं जो कि आपको समझ में आनी ही चाहिए। इन चीजों को आप नहीं भूल सकते। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, हमने ऑलमोस्ट 70% ऑफ चैप्टर कवर कर लिया है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, ये जितने भी नोट्स हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको मिल रहे हैं। अब देखो एक दो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यार आपको एक चीज ये याद रखनी है कि मेरे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, किसी और से पढ़ रहे हो तो शायद एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े उसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता, बट जो मुझसे पढ़ रहा है एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको बस एक काम करना है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुकलेट हमने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। आपको करना है डाउनलोड करना है, और इस चैप्टर के आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। प्लीज उन क्वेश्चन को करना ना भूलें। चलो आगे बढ़ जाते हैं, किस पे बात करें, अकरेंस ऑफ मेटल। अब देखो हमारा जो अर्थ होता है ना, वो अर्थ ना बहुत सारे, मतलब हमारे मेटल आते कहां से हैं, अर्थ के अंदर से आते हैं। अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें, अभी तक तो हमारे कुछ ही मेटल्स मिले हैं, कुछ ही नॉन मेटल्स मिले हैं जो हमारे पास आज के समय पर पीरियोडिक टेबल में है। बट वैसे रियलिटी ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड है। मतलब बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक नहीं पता, और अभी बहुत साल भी लगेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और ये रिसर्चर इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि अगर एक मेटल है उसको मुझे निकालना है जमीन के अंदर से, तो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं उस मेटल को ले पा रहा हूं। वो जो गोल्ड मिल रहा है ना तुम्हें, वो 24 कैरेट गोल्ड है ना, वो वाला जो गोल्ड है तुम्हारा, वो गोल्ड जमीन में नहीं मिलता डायरेक्ट 24, उसको निकालने का बहुत बड़ा और बहुत महंगा प्रोसेस है, वो मैं समझाता हूं। चलो सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लो, सबसे पहले कुछ टर्म्स डाल लो। सबसे पहली चीज है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी होती है अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपको समझना है एक लाइन में समझ लो, मेटलर्जी एक वो ब्रांच है साइंस की जो कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से लेकर मेटल्स के प्योरिफिकेशन तक काम करती है। ठीक है, मेटलर्जी समझ गए, एक ब्रांच है साइंस की, इतना समझ लीजिए। अगला पॉइंट है मिनरल। देखो मिनरल क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ सरफेस। मिनरल वो होता है जैसे कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर है, जो नेचुरली आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मिनरल। थर्ड चीज और क्या होता है, अब देखो ओर इज अ टाइप ऑफ मिनरल। ये मिनरल है, ये पूरा मिनरल है, हमने मिनरल बाहर निकाला। इमेजिन करो ये मिनरल, देखो इमेजिन करो ये मिनरल है, ये हमने बाहर निकाला अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, मिनरल। अब और क्या होगा, और इज अ टाइप ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल का ही एक पार्ट है, बट वो पार्ट है जिसके अंदर मेटल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये पूरा मिनरल था, इसके अंदर एक ऐसा पार्ट था जिसके अंदर 90% मेटल है, 90% मेटल है, तो उसको हम निकालेंगे और उस पार्ट को हम बोलेंगे क्या, उस पार्ट को हम बोलेंगे और। क्या बोलेंगे, और। तो और की डेफिनेशन क्या हो गई भैया, और की डेफिनेशन हो गई दोज मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ क्या, पर्टिकुलर मेटल, एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। इस चीज को नोट कर लो इस चीज को नोट कर लो फटाफट से, जल्दी नोट करें। चलो अब अगली चीज, गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होता है, अब देखो अगर मैं एक ओर को निकाल रहा हूं, अब एक और है उसमें 90% मेटल है, बट 10% अब भी उसके अंदर इंप्योरिटी है, तो वो जो 10% इंप्योरिटी है उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखना, GANGUE। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स क्या हो गए, वो इंप्योरिटीज होती हैं जो ओर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगला पार्ट क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है,
देखो बहुत सिंपल चीज है, कंसंट्रेशन से हम मतलब समझ पा रहे हैं कि ओर है जिसके अंदर हम उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो निकालें और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या बात है भैया, मजेदार है, सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत सिंपल है, सारी चीजें स्मूथ चल रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजों पे बात करिए एंड अच्छी अच्छी चीजें समझ रहे हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं फिर से बोलूंगा, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस। केमिस्ट्री का सबसे आसान सब्जेक्ट है और इस चीज को आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा आसान, फिर से बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा आसान, इस चीज को याद रखो। चलो अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो यार, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। अब एक बार मेरे को ये बता दो, सबसे पहले स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है, ये स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है, विजिबल है, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, ब्राइटनेस कम कर दूं क्या, जिससे आपको और विजिबल हो, जल्दी बताओ, एक मिनट ना, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूं, अब सही है, हाँ अब सही है भैया। चलो अब देखें, अब देखो मैं और को कॉन्सेंट्रेट करता हूं, अब देखो, अब देखो मेरे पास एक और है, मेरे पास एक और है, अब मैं क्या करूंगा, इस और को मुझे, इस ओर में से मुझे मेटल निकालना है और जितनी भी इंप्योरिटीज है वो बाहर निकालनी है। और ये जो टेबल है ना, ये आपके पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका सवाल आएगा। जैसे मैंने आपको एक बताया हाइड्रोक्साइड वाला, और एक ये बता रहा हूँ, इन दोनों के सवाल आने आने हैं इस चैप्टर में से, पक्की बात है, फॉर श्योर। देखते चलना, देखो एक और है, अब उस और के अंदर क्या हो सकता है, या तो एक ऐसा मेटल हो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, वो कैटरीना ने मांगी कार, है ना, पोटेशियम सोडियम वाला, हाँ ठीक है। और एक हो सकता है जिसकी मीडियम रिएक्टिविटी है, जैसे कि कोई भी कह सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम बोल सकते हैं हम, उसकी भी मीडियम रिएक्टिविटी होती है वो सब। और एक है हमारा मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, बहुत, जिसकी कॉपर वगैरह जिनकी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है वो, तो ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ मेटल विद हाई रिएक्टिविटी, तो उनका प्रोसेस तो बहुत सिंपल होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको मैं बाद में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, कुछ ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो देखो उन मेटल में जो इंप्योरिटी होती है ना, वो पता है किसकी होती है, 90% चांस है उन मेटल्स के साथ जो इंप्योरिटी होती है वो होती है सल्फाइड ओर, मतलब मेटल के साथ सल्फर के पार्टिकल जुड़े होते हैं, सल्फर के पार्टिकल जुड़े होते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, तो उसके साथ दो टाइप के पार्टिकल जुड़े होते हैं, एक तो सल्फाइड, एक तो सल्फाइड, और दूसरा कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, याद आ गया, कार्बोनेट। या तो हमारा क्या होगा, कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा, इसके अंदर हमेशा सल्फाइड होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो बात करते हैं, अगर मेरे पास एक सल्फाइड ओर है, उस सल्फाइड ओर को मुझे निकालना है, सल्फर को दूर करना है और मेटल अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस होता है, क्या, रोस्टिंग। अरे वो वाला रोस्टिंग नहीं जो आजकल यूट्यूब पे करते हैं, कैरी मिनाटी वगैरह करता है, वो नहीं बेटा, वो नहीं है ना, वो अपना अलग है, वो अपन कभी और करेंगे, ठीक है, बैठ के एक सभा लगाऊंगा जिसमें कि मैं रोस्टिंग करूंगा, है ना, हाँ ये भी कर लेंगे, चलो। तो वो एक अलग चीज है, ये एक अलग प्रोसेस है। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग के अंदर हम जो ओर है ना, ओर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। रोस्टिंग में क्या होता है, नोट कर लो, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओर को हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है कि सल्फर निकल जाता है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर, और आपका जो मेटल है वो बाहर आ जाता है। और उसके बाद उस मेटल का क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग को बाद में मैं समझा दूंगा। इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, सल्फाइड और, सल्फाइड और को कैसे करेंगे, रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीट करना, और उसके बाद रिफाइनिंग। अब देखो बात करते हैं मिडल वाली सीरीज। अब देखो अगर सल्फाइड और है तो सल्फाइड और का तो वही होगा, रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग होगी, ठीक है, रोस्टिंग होगी, ऑब्वियसली बात है भैया, रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन करेंगे मेटल का और फिर रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे फिर रिफाइनिंग करेंगे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बट अगर मेरा कार्बोनेट और है तो उसमें मैं करता हूं कैल्किनेशन, कैल्किनेशन। अब कैल्किनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम डिफरेंस ही समझ लेते हैं रोस्टिंग और कैल्किनेशन में। देखो रोस्टिंग, कैल्किनेशन, अब भाई बहुत सिंपल है और बहुत सेम है, रोस्टिंग भी हीटिंग है, रोस्टिंग भी हीटिंग है, ये हीटिंग का सिंबल होता है, रोस्टिंग भी हीटिंग है और कैल्किनेशन भी हीटिंग है। बट रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है,
मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, बट कैल्किनेशन के अंदर नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। इस बात को हमें याद रखना है, बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है। रोस्टिंग यूज होती है सल्फाइड ओर्स के लिए, और आपका कार्बोनेट ओर के लिए क्या यूज होता है, कैल्किनेशन। अब भैया याद कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो सल्फाइड में क्या आता है, सल्फर आता है S, और कार्बोनेट में क्या आता है, CO3 आता है। तो जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, क्या उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कैल्किनेशन CO3 वाले में होगा, समझ रहे हो। और अगर रोस्टिंग है, यह है क्या है, सल्फाइड, तो सल्फाइड में ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस टेबल को फटाफट से बना लीजिए, एंड आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। रिफाइनिंग के बारे में अभी मैं बात करूंगा, टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस की आप बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। अगर मेरा बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक मिनट ना, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर करते कैसे, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिया जाए एग्जांपल, एग्जांपल अपन ने ले लिया NaCl, NaCl ले लेते हैं, क्योंकि Na जो होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, NaCl। अब देखो मैं क्या करूंगा, NaCl का क्या करूंगा, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम इसके अंदर एक बैटरी डालेंगे और हम क्या करेंगे, कैथोड और एनोड डालेंगे। याद रखना एनोड्स वो रॉड होती हैं, एनोड्स वो रॉड होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं इन नेचर, पॉजिटिव, और आपका कैथोड होता है इन नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, और आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर है NaCl। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो मेरा जो मिक्सचर है NaCl का वो टूटने लगेगा, किसमें, Na+Cl-। वो जो Na+ है, वो जो सोडियम पॉजिटिव है, वो कहां भागेगा, वो भागेगा यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्यों, क्योंकि ये है कैथोड, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो Na+ जो है वो यहां पर भागेगा, और जो Cl- है वो यहां पर भागेगा। तो क्या होगा, इससे Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। तो आपका जो कैथोड है उसके ऊपर आपका सोडियम आ जाएगा, और इसमें आपका क्लोरीन। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, बहुत सिंपल है, आराम से आप समझा सकते हो। ये डायग्राम जरूर बनाना, इस डायग्राम अगर आपने नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ये डायग्राम बनाना, ये बताना कि सोल्यूशन किसका है, NaCl का, उसके बाद बताना कि ऐसे Na इधर जा रहे हैं, Cl इधर जा रहे हैं, और लिखा है, बस पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी नंबर नहीं कटने। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ लें क्या, हाँ भैया चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिव सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया सल्फर और होता है। तो ये देखो ये क्या है मेरा मरकरी, ये क्या है मेरा मरकरी, ये क्या है मरकरी, ये मरकरी का सल्फाइड हो रहा है, उसको मैंने ऑक्सीजन दिया विद हीट, विद हीट, तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, HgO बन गया, ऑक्साइड बन गया, और SO2 रिलीज हो गई, SO2 रिलीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस HgO को यहां पर O बना लेना, इस HgO को मैं वापस से हीट करूंगा, और अब क्या होगा, HgO को जब मैं हीट करूंगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और Hg एलिमेंट अलग हो जाएगा, तो Hg बाहर आ गया और O2 बाहर आ गया। तो ये था मेरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। ठीक है, अब अगला बात करते हैं, तो कॉपर का भी सेम एग्जांपल लें। तो कॉपर में हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉपर सल्फाइड था, उसकी क्या करी, रोस्टिंग करी, रोस्टिंग करने से क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। फिर उस कॉपर ऑक्साइड का मैंने क्या करा, फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया, जिससे कि कॉपर बाहर आ गया, एंड सल्फ क्या बन गया, ये SO2 गैस रिलीज हो गई। एक चीज याद रखना, कॉपर की जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस रिएक्शन को आपको याद रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो सेकंड रिएक्शन है वो Cu2S के साथ है, और बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया नोट।
एक मिनट ना, जस्ट एक मिनट। चलो बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे क्या है, अब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं। अब रिफाइनिंग का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। अब देखेंगे इसके अंदर होता क्या है। अब मेरे पास एक मेटल आ गया, बट वो जो मेटल है ना यार वो उतना प्योर नहीं है, मेरे को चाहिए बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड, है ना, मेरे को तो बेस्ट होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिक रिफाइनिंग में क्या होता है, जैसे कि कॉपर है, मुझे प्योर कॉपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वही सिस्टम लूंगा, एक बीकर लूंगा, बीकर के अंदर बैटरी कनेक्ट करूंगा, दो रॉड लूंगा, एक होगी कैथोड एक होगी एनोड। ये हमें सबको पता है ना, ये सब हमको पता है कि जो हमारा एनोड होता है वो क्या होगा, हमारा ये नेगेटिव वाला, कैथोड पॉजिटिव वाला, ये हमें पता है। अब देखना मेरी बात समझते चलना, देखो अब मैंने क्या करा, ये जो मेरी कैथोड रॉड है ना वो मैंने ली प्योर कॉपर, और ये जो एनोड है ये है मेरी इम्प्योर कॉपर, ये मेरा वो कॉपर है जो अभी मैंने एक्सट्रैक्ट करा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक सोल्यूशन लूंगा, सोल्यूशन किसका लूंगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लूंगा, CuSO4 का सोल्यूशन लूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका सवाल आता है 3 नंबर में, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। CuSO4 का सोल्यूशन लिया, अब मैं क्या करूंगा, बैटरी को ऑन कर दूंगा। अब क्या होगा, इसके जो इम्प्योर है ना, इसके जितने भी इम्प्योर पार्टिकल है वो तो नीचे गिरने लगेंगे, और जो प्योर पार्टिकल हैं वो इस पर आने लगेंगे, वो इस पर आने लगेंगे, वो इस पर आने लगेंगे। ये जो कॉपर था ना, इम्प्योर कॉपर, इसके जो प्योर पार्टिकल हैं वो इस पर आने लगेंगे, और ये जो होगा वो थिक होता जाएगा, थिक होता जाएगा, थिक होता जाएगा, और जो इम्प्योर पार्टिकल है वो नीचे जाने लगेंगे, यहाँ पर नीचे ऐसे, यहाँ जम जाएंगे, यहाँ जम जाएंगे। तो क्या हुआ, वो जो प्योर पार्टिकल थे वो तो यहाँ आ गए कैथोड पे, और जो इम्प्योर थे वो नीचे आ गए, ठीक है। और जो इम्प्योर पार्टिकल थे उनका जो हमने नाम रखा है वो हमने रखा है एनोड मड, ठीक है। जस्ट एक मिनट, वो पीछे शायद वो बंद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने नाम रखा है एनोड मड, ठीक है। चलो इस चीज को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, वापस से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ तो चलो अब क्लियरली विजिबल होगा। तो देखो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई ये सिस्टम है और ये रिफाइनिंग का प्रोसेस है, बहुत तगड़ा प्रोसेस है कि भाई एक रॉड के अंदर तो हमने प्योर सीयू ले लिया, एक के अंदर हमने इम्प्योर ले लिया, हमने सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा कॉपर सल्फेट का, ये आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो प्योर पार्टिकल्स थे वो तो इस पे आ गए, और जो अपने इम्प्योर थे वो भाई नीचे चले गए, जो कि एनोड मड के अंदर चले गए। तो बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं एनोड मड, और ये जो होता है ये हमारा मोटा होता जाता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, एक प्योर कॉपर रॉड। तो ये प्रोसेस है रिफाइनिंग का, तो हमने प्रोसेस समझ लिए। अगर मैं एक लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता था, सबसे पहले उसमें सल्फाइड ओर होता था, सल्फाइड ओर किससे हटता था, रोस्टिंग से, रोस्टिंग के बाद हम क्या करते थे, उसकी रिफाइनिंग करते थे। सिमिलरली मतलब ये वाली जो टेबल है, कहां गई, एक मिनट, ये रही, ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एंड बहुत बार सवाल आया है, मतलब मैंने आपको बोला ना कि इस पे सवाल आएगा ही आएगा, पक्की बात है, और इस पे एक सवाल आना ही आना है, जो टॉपिक हमें पता है ना जिन पे सवाल आता है, और अगर तुम फिर भी नहीं पढ़ रहे हो उसको तो बहुत बड़ी बेवकूफी है ना। तो भाई ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे हम, तो भैया प्रशांत भैया से पढ़ते हैं, ऐसी बेवकूफी तो नहीं करेंगे, इतना तो मुझे भी भरोसा है तुम पे, तो भरोसा ना तोड़े, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक रॉड थी भैया जिससे मैं बॉडी वॉडी बना रहा था, उसमें रस्टिंग हो गई, तो इसका ना एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी के अंदर जिसपे सवाल आ सकता है, वैसे इस साल आने की चांसेस मुझे कम लगती है क्योंकि पिछले साल आया हुआ है, तो इस साल शायद इस पे सवाल ना आए, बट फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एक एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि एक आयरन नेल, एक कील होती है ना, घर में कील लगाते हो है ना, कभी लगाई हो हथौड़े से कील, तो जो कील है ना उसको एक बीकर के अंदर रखा, सबसे पहले क्या करा कि वो जो बीकर था ना उसके अंदर, देखा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, उस बीकर के अंदर पानी डाल रहे हैं, आधा पानी डाला यहां तक, और ऊपर इसके अंदर एयर है, एयर है, तो आपने थोड़े दिन उस कील को अंदर रखा उस पानी के अंदर, तो पता क्या हुआ, तो उस आयरन के ऊपर रस्टिंग हो गई, पीला पीला कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ गया, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बट अब क्या करें, अब सेकंड चीज ये करी कि उस कील को पूरा डुबो दिया पानी के अंदर, और पानी को ऊपर ऑयल की लेयर से ब्लॉक कर दिया, क्या डाल दिया, ऑयल। देखो आपको पता है जो ऑयल जो होता है ना वो पानी के अंदर एयर नहीं आने देगा, अगर ऊपर ऑयल होगा तो, है ना, अगर ऊपर ऑयल होगा तो एयर नहीं आएगी, एयर नहीं आएगी तो अंदर ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं आएगी, और हमने बहुत दिन तक उस
कील को अंदर रहने दिया और हमने जब बाहर निकाला तो पता चला कि भाई रस्टिंग तो लगी नहीं, रस्टिंग तो लगी नहीं। तो इससे एक चीज प्रूव हुई कि अगर केवल पानी है, ओनली वाटर, तो ओनली वाटर से रस्टिंग नहीं लग सकती। अब देखो केस 3 के हमने अंदर क्या करा, केस 3 के अंदर हमने पानी नहीं लिया, हमने पानी नहीं लिया, हमने क्या करा कि भैया एयर डाली, एयर डाली और नीचे हमने क्या करा, नीचे हमने डाल दिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, CaCl डाल दिया। अब देखो CaCl पता क्या करता है, CaCl जितना भी एयर का मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर उसको सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है सारे के सारे को। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा CaCl कर रहा होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, उससे क्या हुआ, एयर तो है, ऑक्सीजन तो है, बट पानी नहीं है। और बहुत दिन तक उस कील को अंदर रखने दिया और बाद में निकाल के देखा तो रस्टिंग फिर नहीं लगी। तो अब हम कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज होने के बाद हमने एक सोल्यूशन निकाला, हमने एक इसका आंसर निकाला कि रस्टिंग कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज वाटर प्लस एयर। अगर केवल एयर है तो नहीं होगा, केवल वाटर है तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल आया था कि रस्टिंग कैन ओनली हैपन ड्यू टू एयर एंड वाटर बोथ। प्रूव, तो प्रूव कैसे करना था, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझाना था। अगर आपको एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होता तो उसके अंदर आपके 4 में से 4 नंबर पूरे के पूरे आ रहे होते। 4 नंबर का सवाल आता है डायरेक्टली, ठीक है। इस साल आने की चांसेस कम है बट आ सकता है, तो मैंने आपको पूरा रिएक्शन बता दिया। ये याद रखना, ये होती है कैल्शियम क्लोराइड CaCl, जो कि एयर की जितनी भी आपके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। चलो अब देखो कोरोजन की जो बात है वो हमने पिछले चैप्टर में करी थी, आपको मैंने बता ही दिया। ये रिएक्शंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार वापस से देख लो, वापस से देख लो। रस्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है और जो हमारा कॉपर के ऊपर रस्टिंग होती है, कॉपर के अंदर जो हमारा लगता है उसका कलर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लूइश ग्रीन। और उसके बाद सिल्वर पे जो होता है वो लगता है ब्लैक। और ये तो आपने देखा भी होगा, आपके घर में आपके पापा मम्मी कोई चांदी की अंगूठी पहनते होंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, देखा है कभी, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू दिस, ब्लैक कलर का सब्सटेंस आ जाता है जब भी अपना क्या सल्फर से रिएक्ट करता है और ये अपना बन जाता है। तो तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोरोजन की तीनों रिएक्शन है, ये आपको समझ आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा इसको बाय हार्ट याद कर लो, नहीं, आपको समझ आना चाहिए कि वाटर लग रहा है और इसमें लग रहा है वाटर और O2, इसके अंदर वाटर और CO2 और उसके अंदर S सल्फर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगले पे। अब देखो अगर कोरोजन है तो प्रिवेंशन भी होगा। प्रिवेंशन क्या है, देखो अब इसके अंदर जो प्रिवेंशन के बारे में बात करने वाला हूं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रिवेंशन है। ऐसा नहीं, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि भैया पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लो, ये तो बहुत सिंपल है। पेंटिंग ग्रीसिंग ऑयलिंग ये क्या होता है भैया, ये तो बहुत सिंपल है, पेंट कर लिया कलर कर लिया, ये तो नहीं। हम कुछ बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी को पता है क्या। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम आयरन के ऊपर, ध्यान समझना, आयरन के ऊपर थिन कोटिंग लगाएंगे, किसकी, जिंक की। किसकी लगाएंगे, जिंक की। आयरन के ऊपर कोटिंग लगाएंगे जिंक की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस बात को हमें याद रखना है भैया। पर जिंक की कोटिंग क्यों, जिंक कोटिंग क्यों, क्योंकि भाई जो जिंक है ना वो रिएक्टिव कम होता है। याद है टेबल, याद है टेबल, याद आ रही है ना, क्या था, कैटरीना ने मांगी कार, बहुत नीचे आ रहा है Zn अपना। तो देखो ये जो होता है Zn जो होता है उसकी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है, तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, तो उस वजह से जल्दी क्या नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी। पहला पॉइंट गैल्वेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग क्या होती है, एक वो टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी मैंने बताई, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग थी वैसे ही सेम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम एक मेटल होता है, क्रोमियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। क्रोमियम की हम ऊपर के उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, क्रोम प्लेटिंग। क्रोम क्रोमियम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। चलो आगे करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है एनोडाइजिंग। अब ये बच्चे भूल जाते हैं एनोडाइजिंग क्या होता है। अब देखिए यार इसको याद करने का एक तरीका समझाता हूँ। एनोड 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 कैथोड, याद आया एनोड कैथोड कहाँ यूज होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। हाँ, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो रहा है। अब देखो एनोडाइजिंग पता है क्या होता है, समझाता हूँ। उसके अंदर ना हम वही करते हैं, बीकर लेते हैं, उसके अंदर ये 2 रॉड डालते हैं, वही सेम प्रोसेस है, मतलब वही सारी चीजें, बैटरी वैटरी लगाई, 2 रॉड डाली। बट एनोडाइजिंग इज ओनली फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए होती है। इस चीज को हमें याद रखना है कि ये एल्यूमिनियम के लिए हो रही होती है, एल एलिमेंट्स के लिए अपनी ये हो रही होती है। क्या चीज क्लियर है, वही सेम प्रोसेस है जैसा हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर कर रहे होते हैं, सेम प्रोसेस है। और ज्यादा इसके डेप्थ में सवाल आता नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर ज्यादा इसको नहीं दे रखा है तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट इतना समझ लेना एनोडाइजिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम जो एल्यूमिनियम है उसको हम क्या कर रहे हैं,
उसको हम बचा रहे हैं, है ना, एल्यूमिनियम की क्या कर रहे हैं, प्लेटिंग टाइप में कर रहे हैं। इस चीज को हमें याद रखना है। अगला देखो, अब पिछला जो पॉइंट था वो है अलॉइंग। अभी अलॉइंग क्या होता है, ये सबसे यूज्ड तरीका है। अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री के अंदर कौन सा तरीका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो घर में तो देखो पेंटिंग ग्रीसिंग यूज होता है, और इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, स्टील देखा है ना, स्टील वही होता है अलॉय। देखो क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, कोरोजन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस। मतलब कुछ नहीं होता, स्टील बनता है ना, वो कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ अलॉय। कोई भी अलॉय को मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं आयरन के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, उससे क्या होता है, वो एलिमेंट ना बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, वो एक अलॉय बन जाता है। अलॉय क्या होता है, अलॉय की अगर डेफिनेशन में बोलूंगा तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, वही तो होता है अलॉय। तो एक अलग सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं जिससे कि एक नया एलिमेंट बन के आता है, और वो नए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जैसे कि वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो रस्ट ही नहीं करता, वो उसका कोरोजन ही नहीं होता। तो याद रहेगा अलॉइंग में क्या होता है, अलॉय की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ही बदल देते हैं एक एलिमेंट की, एक मेटल की, जिससे कि वो कोरोड ही नहीं होता। सारे पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट, एक बार मैं चैट सेक्शन देख लेता हूं, जस्ट अ मिनट, जल्दी बताते चलेंगे। किसी को कोई भी समस्या, किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। बढ़िया 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 बढ़िया, किसी को कोई भी डाउट है। एनोडाइजिंग, यार एनोडाइजिंग जो होता है वो एल आर्टिकल्स के लिए यूज होता है, मतलब एल्यूमिनियम के लिए ही बेसिकली वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर, अच्छा एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, एनोडाइजिंग के अंदर, इसके अंदर जो वो होता है ना लिक्विड, वो नॉर्मल लिक्विड नहीं होता, वो होता है H2SO4 का, H2SO4 का लिक्विड होता है, ठीक है, H2SO4 का लिक्विड होता है। चीज समझ आ गई, चीज समझ आ गई, H2SO4 का एनोडाइजिंग के अंदर लिक्विड होता है। चलो नोट हो गया। किसी को कोई भी समस्या, किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट से एक बार पूछ लेंगे, कोई भी, किसी को कोई भी समस्या, कोई भी डाउट। हाँ जी। अच्छा एक एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अलॉइंग का जो एग्जांपल जो आप कहते हो कि स्टील, तो देखो स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ अनोइंग। स्टील कैसे बनता है, जब मैं आयरन में, क्या मिलाता हूं, कार्बन मिलाता हूं, आयरन और कार्बन को कंबाइन करता हूं तो क्या बनता है, स्टील। अब स्टील एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, सबसे अलग है। ये क्या होता है भाई, ना ही ये कोरोड हो सकता है, ना ही इसमें रस्टिंग हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत शानदार चीज है, इस एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, ये एक एग्जाम्पल है किसका, अलॉइंग का, ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है। क्लियर है। अच्छा अब ये बता दो, जोश लेवल कैसे है, जोश लेवल, अरे भाई जोश, जोश है, आ रही है ताकत, आ रही है फील, हाँ आ रहा है मजा, कह रहे हो कि भैया 1 घंटा और पढ़ा दो, पढ़ लेंगे। देख यार, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है हार्डवर्क। मोटिवेशन कुछ दिन के लिए टिकता है, बट अगर तुम वो हो ना, अंदर से तुम्हारे अंदर आ गए कि भाई करना है, भाई मोटिवेशन क्या, बाहर में काम करना है, काम करना है, काम करना है, तो तुम आराम से करोगे। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इतना याद रखेंगे। कुछ टाइम बचा है, अब चंद समय बचा है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड आई नो कि यार ये स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार भाई, जिसमें मैंने स्टोरी बताई थी ना, वो स्टोरी लोग बोल रहे होंगे, बट आपको फोकस्ड रहना है, आपको इतना समझना है। एक चीज है जो कि आज आप कमेंट में लिख के जाओगे, है ना, एक चीज है जो कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, क्या है चीज, ध्यान से समझना। कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मुझे नहीं पता, बट ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सब लिख रहे होंगे आज कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अभी पहले तो लाइव चैट के अंदर जोश लेवल बता दीजिए फटाफट से, एंड ये कमेंट सब करेंगे, ये एग्जाम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा, 10th बोर्ड मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होगा, और मैं बता रहा हूँ होगा, तू चाहे मान ना मान, मुझे तुझ पे भरोसा है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको बस इतना बोलता हूँ कि मैं यार पैसे चार्ज नहीं करता, मैं कभी भी फ्री रिसोर्सेज देता हूँ, सब कुछ फ्री में देता हूँ, कभी कुछ पैसे चार्ज नहीं करे। बस अगर आपको सपोर्ट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके अलावा इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगा सकते हो मुझे टैग करके, अगर आपको लेक्चर में कुछ भी पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो, अगर आपकी मदद हुई हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला पाए, एजुकेशन में लोगों को फ्री में पढ़ा पाए। तो बस वही चीज है यार, अगर अच्छा लगा तो कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम आईडी है, एंड बढ़िया लगा है आप लोगों को पढ़ा कर, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसी चीजें समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सीखना है हमें, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, और एग्जाम वाले दिन फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है, ये वाला होना चाहिए अंदर से, ये चीज होनी चाहिए। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन।
इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपने हैंड रिटन होने चाहिए, आपको वैसे पीडीएफ ये मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट कर लो सॉल्व अगर कर सकते हो, बट उससे पहले पीवाईक्यू बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट है चैप्टर वाइज, उसके अंदर शायद आपके 40-50 सवाल होंगे इस चैप्टर के, वो एक बार देख लेना, वो एक बार देख लेना। अगर आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा और आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, आपके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाएंगे और आपको भरोसा हो जाएगा जो प्रशांत भाई ने पढ़ाया वो इनफ है, वो इनफ है। तो एक बार देख लेना। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट कर लेना, उसमें असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे जो आपको कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करती, फ्री में बुकलेट्स बना रखी हैं फ्री में। तो यार ऐसे ही काम करते रहेंगे। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर और इसी जोश के साथ एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।